होके मायूस न आंगन से उखाड़ो ये पौधे, होके मायूस न आंगन से उखाड़ो ये पौधे, धूप बरसी है यहाँ तो बारिश भी यहीं पर होगी। दोस्तों, जब जब ज़िंदगी में बुरा समय आए, कभी भी आप पीछे मत हटिए, क्योंकि सफलता कभी ना कभी तो मिलेगी ही। अगर आपने अपने जुनून से कुछ ठान लिया है और मान लिया है तो उसको आप पीछे कभी भी मत हटिए बिना पूरा किए, कि अगर आप पीछे हट गए तो कोई ना कोई और आ जाएगा उसका स्वाद चखने, उस सफलता रूपी फल का स्वाद चखने के लिए कोई और खड़ा होगा। इसी के साथ हम लोग चलिए अपने अगले लेक्चर की शुरुआत करते हैं। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने नॉर्थ अमेरिका के भौतिक डिवीज़न फिजिकल वो पढ़े हैं, डिवीजन्स पढ़े हैं, भौतिक विभाजन। उसके बाद दूसरा लेक्चर में हमने नॉर्थ अमेरिका के सारे माउंटेन्स पढ़े हैं, नॉर्थ अमेरिका की स्टेट्स पढ़े हैं, जलसंधियाँ पढ़ी हैं, जो उसके आसपास महासागर हैं, छोटे छोटे सागर हैं, वो हमने देखे हैं। अब हम इस लेक्चर में नॉर्थ अमेरिका के प्लेटिव्स पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका के प्लेटिव्स पढ़ेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो हमने पिछली क्लास में माउंटेन्स पढ़े हैं उनकी चर्चा ना हो। और इसी तरीके से हम पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को आपस में एक दूसरे से जोड़ते चलेंगे और एक एक कड़ी में इसको बांध कर पूरे नॉर्थ अमेरिका को अपने दिमाग में बिठाएंगे। जिन लोगों ने इससे पहले वाले मेरे लेक्चर नहीं देखे उसको ज़रूर देखिएगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पे कहीं भी अगर इतना अच्छा कंटेंट आप मुझे दिखा देंगे तो मैं आगे कोई भी क्लास नहीं लूँगा कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी पे। आप एक बार जाइए और सारे के सारे लेक्चर्स देख के आइए और देखिए जितनी इन्फॉर्मेशंस आपको मैंने दी है, क्या देख के आइए, क्या इसका किसी ने आपको 40% भी दिया है अपने क्लास में या अपने लेक्चर्स में। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, उत्तरी अमेरिका में जो इम्पॉर्टेंट प्लेटिव्स हैं उनकी संख्या 7 है। जो पहला पठार है वो है कोलंबिया का पठार, उसकी लोकेशन ये है। जो ये वाला माउंटेन रेंजेस का मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है जानबूझ के, मैं सिर्फ इसको बताऊँगा ओरली ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें बैठती जाएँ। चूँकि पिछले लेक्चर में मैंने सारे माउंटेन्स के नाम आपको बताए हैं कि ये ब्रुक्स पर्वत है, ये अलास्का पर्वत श्रेणी है, ये प्रशांत तटीय पर्वत श्रेणी है, ये कैस्केड श्रेणी है, ये मैकेंजी श्रेणी है। तो आप देखिए कि ये आपकी कैस्केड श्रेणी है, ठीक है, और ये आपका रॉकी माउंटेन्स है। इन दोनों के बीच में कोलंबिया का पठार है। दूसरा ये आपका सियरा नेवादा श्रेणी है और ये तो रॉकी अभी मैंने बताया आपको, ये आपका ग्रेट बेसिन पठार है। तीसरा आपका ये मैक्सिको का पठार है, चूँकि मैक्सिको की सीमा में स्थित है, मुख्यतः इसका जो भाग है मैक्सिको में है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ये आपका कोलोराडो का पठार है। ये आपका मैक्सिको का पठार है, चूँकि मैक्सिको के अंदर स्थित है इसलिए ये मैक्सिको का पठार है। ये है सियरा नेवादा ऑक्सीडेंटल, ये सियरा नेवादा ओरिएंटल है। इन दोनों के बीच में जो पठार पाया जा रहा है इसको हम कहते हैं मैक्सिको का पठार। ये 5 नंबर पे ये है एडवर्ड पठार, और ये 6 नंबर पे हमारा ओजार्क का पठार, और 7 नंबर पे ये कैनेडियन शील्ड है। ठीक है, अब चलिए आगे डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं सबके बारे में। देखिए, जो हमारा कोलंबिया का पठार है यानी ये, तो इसके पूर्व में देखिए आप कैस्केड श्रेणी है, इसके पश्चिम में कैस्केड श्रेणी है, इसके पूर्व में रॉकी पर्वत है। अब चूंकि पर्वत हमेशा ऊंचे भाग होते हैं, वहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स होते हैं, नदियों को अच्छे ढलान वहाँ से मिलते हैं, तो यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं रॉकी माउंटेन से। पहली कोलंबिया नदी, दूसरी उसकी सहायक स्नेक नदी। इसी स्नेक नदी की वजह से कभी कभी इसका नाम स्नेक पठार भी मतलब लिया जाता है। ठीक है, तो अगर कभी पूछा जाए कि हाँ ये स्नेक पठार या कोलंबिया का पठार कहाँ पे है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये यूएसए में पड़ता है। ठीक है, और इसका थोड़ा सा हिस्सा ऊपर वाला ये कनाडा में पड़ता है। यहाँ से देखिए आपकी वो गई है ना 49 डिग्री, तो इसका थोड़ा सा हिस्सा कनाडा में है और बाकी हिस्सा इसका यहाँ पे है यूएसए में। अब आप देखिए यहाँ पे 2 नदियाँ जा रही हैं, और एक खास आपको बात और बता देता हूँ। जब किसी पठार के बीच में मान लीजिए कि नदी जा रही है तो उसका हम उपयोग कर सकते हैं खेती के लिए भी, ठीक है। लेकिन जब कोई पठार अंतः पर्वतीय पठार है, अब आप समझिए अंतः पर्वतीय पठार कौन सा होता है, इंटर माउंटेन प्लेटिव। इंटर माउंटेन प्लेटिव वो होते हैं, जैसे मान लीजिए एक पर्वत इधर है एक पर्वत इधर है, बीच में अगर कोई पठार है तो उसको कहते हैं इंटर माउंटेन प्लेटिव। चूँकि 2 पर्वतों के बीच में है इसलिए इसको इंटर माउंटेन प्लेटिव कहते हैं। अब ऐसी संरचना बनती कैसे है, देखिए जब 2 प्लेटों के बीच में टकराती हैं आपस में, कन्वर्जेंस होता है, तो ऐसे फोल्ड्स बनते हैं। ठीक है,
लेकिन मान लीजिए कि बीच में कोई ऐसा एक भूभाग आया जो कि अति कठोर है, जिसमें कि फोल्ड नहीं आ रहा है, ठीक है। एक प्रक्रिया ये होती है पठार के बनने की कि यहाँ इतनी दूर में नहीं मुड़ा, आगे फिर से मुड़ गया, तो एक ये होता है कि इस तरीके से पठार बन गया। दूसरा पठार बनने की प्रक्रिया ये होती है कि मान लीजिए कोई माउंटेन है, अब यहाँ से धीरे 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 नदियाँ नीचे आई, अपर्दन हुआ और अपर्दन के फलस्वरूप यहाँ पे पठार बन गए, जैसे कि पीडमोंट पठार हमने पढ़ा था अपलेशियन माउंटेन के पास, ठीक है। तो ये इंटर माउंटेन प्लेटिव है। अब आप देखिए इसके दोनों तरफ आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ रॉकी पर्वत है और दूसरी तरफ इसके कैस्केड श्रेणी है। तो जब बादल आते हैं इधर आपके पैसिफिक ओशियन से, ठीक है, या फिर जब इधर अटलांटिक ओशियन से आएंगे, तो आप देखिए ये पर्वत के इस तरफ मतलब पश्चिमी हिस्से में बारिश करवा देंगे और कभी भी इस पठार पर वर्षा का जल नहीं पहुंचेगा। ठीक इसी प्रकार से जो रॉकी पर्वत है, इसके पूर्वी भाग में बादलों द्वारा वर्षा हो जाएगी और कभी भी इसके पश्चिमी भाग में वर्षा का जल नहीं पहुंचेगा। लेकिन चूंकि इन पर्वतों पर बर्फ़ जमी है, कुछ ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी है कोलंबिया नदी, दूसरी नदी है स्नेक नदी। तो ये जो पठार है इस पर 6 से 7 महीने तो बर्फ़ जमी रहती है, लेकिन जब गर्मी का समय आता है, जब यहाँ बर्फ़ पिघलती है, तो ये पठार सूटकेस फार्मिंग के लिए फेमस है। सूटकेस फार्मिंग क्या होती है? जब किसान इस भूमि को खाली देखता है 6 महीने या 4 महीने 5 महीने, तो उसको लगता है कि ये खाली क्यों रहे, इस पे चलिए हम चलते हैं कुछ अपने खेती वाले औजार लेके, उपकरण लेके, और यहाँ पे फसल बो के और फसल की कटाई करते हैं। 4 से 5 महीने में जो भी उससे हमको आर्थिक लाभ मिल सकते हैं उसका आर्थिक लाभ लेके वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके की कृषि को, जहाँ पे लोग अपना परमानेंट आवास ना बनाकर सिर्फ खेती करने के लिए आएँ और खेती करके अपनी कटाई करके वहाँ से वापस चले जाएँ, ऐसे फार्मिंग को कहते हैं सूटकेस फार्मिंग। तो जो कोलंबिया का पठार है वो सूटकेस फार्मिंग के लिए फेमस है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जब यहाँ पे वर्षा का जल नहीं पहुँचेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाएंगी, ठीक है। चलिए अब एक बार थ्योरी है इसको देख लेते हैं। यूएसए के वाशिंगटन राज्य में बहुत छोटा सा हिस्सा इसका कनाडा में भी है। कैस्केड श्रेणी तथा रॉकी के मध्य स्थित है। ऊपर वाले डायग्राम में सारी चीज़ें एकदम एक्सप्लेन की गई हैं। यहाँ से कोलंबिया तथा ये स्नेक नदी बहती है, सूटकेस फार्मिंग होती है, ये सारी चीज़ें आपको ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे इसको यूएसए के मैप में तो यहाँ कहीं पाया जाता है, वाशिंगटन हो गया, ये ऊपर इसका थोड़ा सा हिस्सा इसका यहाँ कनाडा तक जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना एक खूबसूरत सा दिख रहा है, यहाँ से ये नदी आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। दूसरा हमारा जो पठार है वो है ग्रेट बेसिन पठार, ठीक है। ग्रेट बेसिन पठार की आप लोकेशन देखिए, ये आपका सियरा नेवादा माउंटेन है, ये आपका रॉकी माउंटेन है, ये जो बीच में जिसमें लिखा है ये 2, ये है आपका ग्रेट बेसिन पठार। ग्रेट बेसिन पठार के बारे में भी कुछ खास बातें पढ़ लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि देखिए इधर सियरा नेवादा माउंटेन है, इधर जो है रॉकी माउंटेन है। जो ग्रेट बेसिन पठार का उत्तरी हिस्सा है, यहीं पर आपने जो सुना होगा ग्रेट बेसिन मरुस्थल, तो इसी के उत्तरी हिस्से में पाया जाता है। और इसी के दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है ग्रेट सैलाइन लेक, ये शुष्क सैलाइन लेक है ये, ठीक है। प्लस अगली बात ये कि यहाँ पे अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र पाया जाता है, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता है। अब ये इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम क्या है? मान लीजिए कि इधर सियरा नेवादा हो गया, सियरा नेवादा माउंटेन हो गया, इधर रॉकी माउंटेन हो गया, तो जो नदी का जल आएगा नीचे वो यहीं पर बहकर और यहीं पर बीच में इसी में जाके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये कहीं से बाहर नहीं जाएगा, मतलब इसको काट के या इन पर्वतों को क्रॉस करके या इधर से बाहर निकल के कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, यहीं पे ये जल जो है अपने आप पृथ्वी के अंदर समा जाएगा यहीं पे, ठीक है। ऐसे अपवाह तंत्र को हम कहते हैं इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये हो गया आपका सियरा नेवादा माउंटेन, ये देखिए आपका ये बेसिन एंड रेंज, ये ठीक है, यही है आपका ग्रेट बेसिन पठार। इस पठार की एक और खासियत है कि जो आप पढ़ते हैं ना कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे लोएस्ट पॉइंट ये डेथ वैली, तो ये भी वहीं पाया जाता है, इसी ग्रेट बेसिन पठार का ही हिस्सा है ये। इसको कहते हैं बैड वाटर बेसिन। जो डेथ वैली में भी जो एक पर्टिकुलर जो जोन है जो सबसे मतलब गहराई में स्थित है उसको कहते हैं बैड वाटर बेसिन, ठीक है। वो भी इसके सबसे दक्षिणी हिस्से में है। अब आप देखिए यहाँ से पे जब आप देखेंगे खड़े होके, ठीक है, यहाँ से जब आप देखेंगे खड़े होके तो आप देखिए आगे बढ़ते 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 ऊंचाई बढ़ती जा रही, ऊंचाई बढ़ती जा रही। ऐसे जब आप और आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे कई 100 किलोमीटर जब आप आगे जाएंगे तो ये स्थान बहुत जो है नीचे दिखेगा उस बिंदु के संदर्भ में जहाँ मैं आपको कह रहा हूँ जाने को। तो ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बैड वाटर बेसिन, जो कि बहुत गहराई में स्थित है, जो कि
डेथ वैली यानी मृत घाटी का भाग है, सबसे निचला भाग। अब इसको बेसिन एंड रेंज भाग इसको क्यों कहते हैं? देखिए क्या है कि एक तरफ आपका जो है सीरा नेवादा माउंटेन हो गया, एक तरफ आपका रॉकी माउंटेन रेंज हो गया। जब दो माउंटेन रेंज है तो बीच का जो हिस्सा बनेगा वो ऐसे बनेगा। देखिए आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक पर्वत ये है और एक पर्वत ये है, ठीक है। एक पर्वत ये हो गया आपका, एक पर्वत ये हो गया। अब मान लीजिए कि बीच में कोई पठार है, तो आप देखिए ये जो आकृति है, ठीक है, इसमें दूसरे कलर का पेन यूज़ करते हैं ताकि और स्पष्ट हो पाए चीज़। देखिए यहाँ पे क्या ऐसी आकृति बन रही है, ठीक है। अब इस आकृति में आपने देखा होगा कि आपके घर में वॉश बेसिन्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है बेसिन कह रहे हैं। जो बेसिन है वही बेसिन है जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं। अब आप देखिए थोड़ी बहुत इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ग्रेट बेसिन पठार सीरा नेवादा तथा रॉकी पर्वत के बीच स्थित है, ठीक है। हम ऊपर देख चुके हैं ये पॉइंट डायग्राम में। अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र पाया जाता है, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, ये भी आपको समझा दिया है। पर्वत श्रेणी एवं बेसिन प्रदेश का भाग है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसको पर्वत श्रेणी और बेसिन प्रदेश क्यों कहते हैं, क्योंकि इधर दोनों तरफ पर्वत श्रेणी है और बीच में जो आकृति बन रही है देखिए ये बेसिन है। ये देखिए यहाँ पे जल बह रहा है, ठीक है, और ये जल यहीं पे बह के यहीं ख़त्म हो जाता है। बेसिन में भी आपने देखा होगा कि जल उसी में आके गायब हो जाता है फिर, ठीक है। यहाँ इसके उत्तरी भाग में ग्रेट बेसिन मरुस्थल स्थित है। इस पठार पर सैलाइन लेक पाई जाती है जिसको ग्रेट सॉल्ट लेक कहते हैं, ये भी आपको ऊपर में दिखाया हूँ। दक्षिण में मृत घाटी पाई जाती है, ठीक है, जो कि मोहावे मरुस्थल का भाग है। मृत घाटी में नॉर्थ अमेरिका का निम्नतम बिंदु बैड वाटर बेसिन भी पाया जाता है, ये भी ऊपर आपको डायग्राम में मैं दिखा चुका हूँ। अगला आते हैं, देखते हैं कोलोरेडो पठार। कोलोरेडो पठार जो है, ये जो रॉकी माउंटेन है, ये देखिए यहाँ पे, ये जो रॉकी माउंटेन यहाँ पे आया है, यही जो है दो भाग में बट जाता है, ठीक है। यही दो भाग में बट जाता है रॉकी माउंटेन ही। तो इसी की दो श्रेणियाँ हैं रॉकी माउंटेन की, ठीक है। एक का नाम है वॉशेज, एक का नाम है यूंटा। तो यूंटा से इधर ये आप देखिए, इसके यूंटा और वॉशेज के बीच में ये जो पठार है इसको कहते हैं कोलोरेडो पठार। इसके ऊपर से जो नदी निकलती है इसको कहते हैं कोलोरेडो नदी। इसी कोलोरेडो पठार के नाम पे ही या कोलोरेडो नदी के ही नाम पे इसका नाम पड़ा है कोलोरेडो पठार, ठीक है। आप जो पढ़ते हैं ग्रैंड कैनियन घाटी, विश्व की सबसे बड़ी घाटी, सबसे गहरी घाटी, तो वो भी ग्रैंड कैनियन घाटी इसी में है। चूँकि ये चूना पत्थर का बना हुआ है, लाइमस्टोन का बना हुआ है, तो नदियों के लिए आसानी से, कोलोराडो नदी के लिए ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है कि इसको काट पाएँ। इसमें भी आप देखिए एक तरफ वॉशेज पर्वत है, दूसरी तरफ यूंटा पर्वत है। तो जब दोनों तरफ पर्वत हैं तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे बादल बनेंगे तो वर्षा यहाँ पे हो जाएगी, जब इधर बादल बनेंगे तो वर्षा यहाँ हो जाएगी। ये बादल आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यहीं पे टकरा के यहीं नीचे वर्षा कर देंगे, इनसे यहीं पे टकरा के, ठीक है। तो यहाँ भी शुष्क परिस्थिति पाई जाएगी, तो यहाँ पे भी शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाएंगी। उसके बाद यहीं पे ग्रैंड कैनियन राष्ट्रीय उद्यान है, चूँकि ये ग्रेट कैनियन घाटी है, ठीक है। तो इसी घाटी के नाम पे ग्रैंड कैनियन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए जो ये ग्रैंड कैनियन आप पढ़ते हैं, देखिए कैसे ये कोलोराडो नदी आई हुई है और आके इसने कैसे काट के मतलब इतनी सुंदर स्थलाकृति बनाई हुई है, ठीक है। एक चित्र ये भी है, यहाँ पे भी देखिए कैसे मतलब गहरा स्थान दिख रहा है। यहाँ पे भी देखिए आपको दिख रहा होगा कितनी मतलब सुंदर स्थलाकृति है। यहाँ पे लोग मतलब आते हैं टूरिज़्म के लिए, ठीक है। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिको का पठार। ये आपका रहा मैक्सिको का पठार चौथे नंबर पे। ये सियरा नेवादा ऑक्सीडेंटल है, ये सियरा नेवादा ओरिएंटल है। इसके बीच में जो पाया जा रहा है ये है आपका मैक्सिको का पठार। मैक्सिको के पठार के उत्तरी भाग में एक चिहुआहुआ डेजर्ट है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा डेजर्ट है। देखिए अब डेजर्ट हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, नदियाँ भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो जो चीज़ें आती जा रही हैं, देखिए नदियाँ, पर्वत, पठार, मरुस्थल, वनस्पति, जैव विविधता, जीव जंतु, कृषि, आप इनको अलग नहीं कर सकते हैं। ये तो हम अपनी सुविधा के लिए इनको अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम इनको बहुत अलग करेंगे तो हमारे लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। तो ऐसे समझिए यार, ऐसे अगर आप पढ़ेंगे ठीक ठाक से तो आपका एनालिटिकल अप्रोच डेवलप होगा। एनालिटिकल अप्रोच आपका डेवलप होगा तो आप कहीं बैठ के चीज़ लोगों को समझा पाएंगे, कहीं बहस अच्छी कर पाएंगे, कहीं आपको मेंस में कॉपी लिखनी है तो आप अच्छे से कर पाएंगे, इंटरव्यू में आप बैठेंगे कोई चीज़ आपसे पूछ ली जाएगी तो आप वहाँ बता पाएंगे, ऐसे आपको लिखना होगा तो आप ऐसे में अच्छा लिख पाएंगे।
अब मान लीजिए कि आ जाता है पठारों पे कोई प्रश्न आ जाता है, अब आप उसमें ये पॉइंट आपने मिस कर दिया टूरिज़्म वाला, या आपने ये मिस कर दिया कि हाँ वहाँ पे आसपास में इंडस्ट्री भी बनेगी। भाई देखिए, अगर कोई चूना पत्थर का पठार है तो जो भी चूना पत्थर से बनने वाली चीज़ें हो गई, सीमेंट हो गई या कोई भी चीज़ हो गई, तो वहाँ पे इंडस्ट्री पक्का है कि आसपास में लगाई जाएगी। चूँकि वहाँ पे नदी भी है, तो नदी है तो वहाँ जल की उपलब्धता है, जल की उपलब्धता है, साथ ही अगर वो नदी कहीं ऊँचे भाग से गिर रही है तो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बनाए जा सकते हैं। देखिए, एक पठार की मोटी मोटा आपको तो 3-4 महत्व मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहला तो ये है कि वहाँ पे कुछ खनिज मिलेंगे आपको, खनिज की दृष्टि से। दूसरा है कि हाँ, टूरिज़्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। तीसरा है कि वहाँ पे अगर कोई नदी गई है तो आप मान के चलिए कि वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की दृष्टि से। दूसरी बात ये है कि हाँ, आपको वहाँ पे जल भी एक मतलब प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। कितनी आजकल मार मची हुई है जल को लेकर के। ऐसे ऐसे आप 4-5 पॉइंट अच्छे अच्छे लिख सकते हैं। फिर अगर यहाँ पे कोई चीज़ पाई जा रही है तो वहाँ पे आप इंडस्ट्री अच्छी वहाँ पे मतलब डेवलप हो सकती है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे करके आप बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अगर आपने 5-7 पॉइंट अच्छे अच्छे लिख दिए तो फिर आपका काम हो गया मेन सी कॉपी का। प्रीलिम्स में भी आपसे पूछ लेगा, मान लीजिए कि हाँ कहाँ स्थित है मैक्सिको का पठार, किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो अगर आपको नहीं पता है, आप यही रटते रह जाएंगे, सियरा नेवादा ओरिएंटल कहाँ है, सियरा नेवादा ऑक्सीडेंटल कहाँ है। अगर आपको पता है कि इसके बीच में मैक्सिको का पठार स्थित है तो ये तो आपको ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। देखिए, चीज़ों को आप आपस में कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें फैक्ट नहीं रह जाएंगी और आप आराम से एग्जाम में आप कर ले जाएंगे, आपका दिमाग उसी तरीके से काम करेगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे ये मैक्सिको का पठार बोल दिया था, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये वाला कोलोराडो का पठार, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, अपना अगला पठार डिस्कस करते हैं, मैक्सिको का पठार। मैक्सिको का पठार का जो उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पे ची हुआ मरुस्थल पाया जाता है, डेजर्ट पाया जाता है, जो कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, एक तरफ ये पर्वत श्रेणी है सियरा नेवादा ऑक्सीडेंटल और इधर सियरा नेवादा ओरिएंटल है। तो यहाँ पे भी वही स्थिति होगी, बादल तो बनेंगे लेकिन वर्षा जो है इसके पूर्वी हिस्से में होगी, और यहाँ पे इसके पश्चिमी हिस्से में यहाँ पे बादल टकरा के यहाँ पे वर्षा करवा देंगे। कभी भी यहाँ पे जो है वर्षा नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और है कि इस पठार पर, जैसे मैंने बताया था कि खनिज की दृष्टि से, ये देखिए मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था पठार से कि पठार जो है खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे भारत में रांची का पठार है तो वहाँ पे कोयले के भंडार पाए जाते हैं, वैसे ही जो मैक्सिको का पठार है वहाँ पे चांदी के मतलब भंडार पाए जाते हैं, जस्ता सीसा भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पे चांदी पाई जाती है। और विश्व में सबसे ज़्यादा बड़े चांदी के जो मतलब भंडार है वो यहीं पे मैक्सिको में ही एक नायका खान है, वह नायका की खान में पाया जाता है, नायका चांदी की खान में, ठीक है। और इसके उत्तरी भाग में मैंने जैसे आपको बता दिया है कि ची हुआ मरुस्थल पाया जाता है। और बाकी ये सब फैक्ट्स हैं, थोड़े थोड़े देख लेते हैं। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल के मध्य स्थित है, शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं, ये भी अंतःपर्वतीय पठार है। बता दिया मैंने इसका कॉन्सेप्ट कि 2 पर्वतों के बीच में है तो उस पठार को अंतःपर्वतीय पठार कहते हैं, ठीक है। उत्तर में ची हुआ मरुस्थल है जो यूएसए व मैक्सिको दोनों देशों में स्थित है। मैक्सिको चांदी सर्वाधिक खनिज संपन्न है, यहाँ सीसा जस्ता चांदी के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ नायका खान है जो विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करती है। अब आगे देख लेते हैं हम अपना अगला जो पार्ट है वो है कैनेडियन शील्ड। जो शील्ड होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी रक्षा करती है, जो हमको बचाती है। ये जो लैंड है ये सबसे पुराना विश्व का लैंड है। जब पृथ्वी कार्बोनिफेरस काल के बाद पृथ्वी में भ्रंशन हुआ था, फॉल्ट आया था, तो जो उत्तरी हिस्सा टूटा था तो उसको लॉरेशिया बोलते थे। तो इसीलिए कभी कभी इसको लॉरेशिया का भी पठार कहते हैं। जो ये हिस्सा है ये मार्शी लैंड है, काफ़ी पुराना भूभाग है, बहुत अधिक ऊंचा अब नहीं बचा है, लेकिन इसको शील्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पूरा कनाडा है या पूरा जो ये यूएसए है, ये भी बर्फ़ से मतलब इसकी बर्फ़ से और अन्य चीज़ों से, ठंड से रक्षा करता है किसी न किसी तरीके से। देखिए, चूँकि इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको पूरा नॉर्थ पोल मिलेगा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ये सब तो पूरा बर्फ़ से ढका ही हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये जो कैनेडियन शील्ड है, इसके बाद के जो क्षेत्र हैं यहाँ पे मैदान मिलना शुरू होते हैं यूएसए और कनाडा में, तो इसीलिए इसको कैनेडियन शील्ड कहते हैं। चूँकि ये पुराने सब विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से है, इसलिए इसको लॉरेशिया का पठार भी कहते हैं, ठीक है। बहुत लंबे समय, बहुत पुराना पठार है, तो इसकी ऊंचाई 300-400 मीटर लगभग बची हुई है, ठीक है। अब आप देखिए, ये चूँकि बर्फ़ के काफ़ी पास हैं तो यहाँ पे जो भी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो भी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी वो ऐसी पाई जाएंगी जो बर्फ़ से खुद को बचा सकें, ठीक है। बर्फ़ से खुद को कौन सी वनस्पतियाँ बचा पाती हैं? जो इस आकार की होती हैं, ऊपर से नुकीली, ताकि बर्फ़ आए तो बर्फ़ इस पर टिके ना बल्कि नीचे गिर जाए। ऐसे वनों को हम कहते हैं कोणधारी वन,
ठीक है। कोणधारी वन की खासियत ये होती है कि इनमें लिक्विड बहुत अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि यहाँ जल की कोई कमी नहीं है, ऊपर ग्लेशियर है, बर्फ़ है, शुष्क क्षेत्र है, तो इनमें जो होता है मतलब ये बहुत अंदर से चिपचिपी होती है और इनमें लिक्विड बहुत अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, जल संचय। तो इसलिए ऐसी जब कोई वनस्पति होती है कोणधारी जो अंदर से चिपचिपी हो, जिनमें अंदर मतलब प्लम्बरिंग वाले वो हों, गुण हों, तो वैसे चीज़ें जो है पेपर इंडस्ट्री के बहुत काम आता है, ठीक है। तो ये जो सारा क्षेत्र है ये पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। यहाँ के जो भी कोणधारी वन है यहाँ पे पेपरों का बहुत अधिक उत्पादन होता है, ठीक है। लंबरिंग इंडस्ट्री यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे बहुत सारे खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, जैसे कि बॉक्साइट हो गया, आयरन ओर हो गया, निकिल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। इस पहाड़ी, अब मैंने बताया है चूँकि ये इसके काफ़ी करीब है इसके नॉर्थ पोल के, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे बहुत से ग्लेशियर्स पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ मीठे पानी, अब ग्लेशियर्स पाए जाएंगे तो जब गर्मी का समय आएगा तो ग्लेशियर जो उनमें से कम मजबूत ग्लेशियर्स होंगे वो पिघलेंगे तो कहीं ना कहीं झीलों का, नदियों का निर्माण होगा। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी लेक्स पाई जाएंगी। अभी हम पढ़ेंगे कि ग्रेट बियर लेक हो गई, अथाबास्का झील हो गई, ठीक है। और जहाँ पे झीलें होंगी वहाँ उसके नीचे मैंने आपको बताया था कि जब जब किसी पुराने भूभाग पर अगर नीचे वहाँ पे वनस्पति है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कार्बोनिफेरस काल में ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति थी, वो पृथ्वी की परत के नीचे दबी, उसके ऊपर एक और लेयर आई, और अगर उसके ऊपर फ्रेश वाटर आएगा ग्लेशियर से, नदी से, तो वहाँ नेचुरल गैस के भंडार पाए जाएंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए थोड़ा सा जो है इसमें ये वाला जो ये है कैनेडियन शील्ड, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, पता नहीं कितना काम आएगा आपके, जीएस बिन पेपर, ठीक है, कि मतलब जीएस के बिना कैसे आपका पेपर वो हो पाएगा। तो जीएस से आपका हो जाएगा गोल्ड, एस से सिल्वर, बी से बॉक्साइट, आई से आयरन, एन से निकिल और पी से पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। अब अगला है मरुस्थल, इसको भी ऐसे देख लेते हैं ब्रीफली, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए जो ची हुआ है ये देखिए कितना बड़ा हिस्सा घेरे हुआ है, तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा वो मरुस्थल है। फिर आप देखिए ग्रेट बेसिन आपको डेजर्ट दिख रहा होगा, ये भी काफ़ी बड़ा है। मोहावे आपको सबसे छोटा दिख रहा होगा, स्पेलिंग में मोजावे है लेकिन पढ़ते इसको मोहावे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल ये वाला हो गया, सेकेंड नंबर पर ये मोजावे सबसे छोटा हो गया, मोहावे, ठीक है। इसी मोहावे में ही आपकी डेथ वैली पाई जाती है, ठीक है, यहीं पर आपकी डेथ वैली है। अब इसको देखिए देख लेते हैं थोड़ा सा। 4 मरुस्थल यहाँ पाए जाते हैं मेन, ग्रेट बेसिन, मोहावे, सोनोरन, ची हुआ, ठीक है। जो ग्रेट बेसिन है ये यूएसए का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी कि जो यूएसए देश है, ना कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसका अधिकांश भाग नेवादा प्रांत में स्थित है। मोहावे ये उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा मरुस्थल है, हमें दिख रहा है साफ साफ कि सबसे छोटा है। सोनोरन ये यूएसए व मैक्सिको में फैला हुआ है, ये देखिए सोनोरन डिजर्ट है, ये जो ये हिस्सा है ये इसको कहते हैं बाजा प्रायद्वीप, ठीक है। ये देखिए यूएसए और मैक्सिको में फैला है, ये मैक्सिको का सबसे गर्म मरुस्थल है। ची हुआ ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यूएसए तथा मैक्सिको में फैला हुआ है, ठीक है। ये हो गया अपना पूरा मरुस्थल। अब इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, अगली क्लास में हम देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे। अगली क्लास में जो 5 ग्रेट लेक्स हैं, ये ग्रेट बियर हो गई, ये सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ये सारी मतलब लेक्स पढ़ेंगे, और ये वाली सारी, ये ऊपर वाली सारी लेक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब ख़त्म करते हैं, कल ये सारी चीज़ें आगे और भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखते रहिए, जहाँ पे आपको जो समस्या है वहाँ पे कमेंट करिए, और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आज आप आगे बढ़ेंगे इस वीडियो को छोड़ के, लेकिन आपको फिर से यहीं वापस आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट के बिना आपका कुछ हला भला नहीं होगा। आप फैक्ट रटेंगे, भूलते रहेंगे, फिर आपको 2-2 नंबर से 6-6 नंबर से 8-8 नंबर से प्री रुकेगा। एक बार आपको इस कॉन्सेप्ट की नदी से गुजरना पड़ेगा और तभी आप जो है सफल होंगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।